अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 23 है और आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 41। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर 41 को क्विकली रिवाइज करेंगे। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 37 कंप्लीट ऑर्डर 41 को हम आज रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमने ऑर्डर 41 को डिटेल में डिस्कस किया है। 8 पार्ट्स के अंदर हमने इस ऑर्डर 41 को डिवाइड किया था। तमाम पार्ट्स के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो आप उन्हें लाजमी देखें। आज हम ऑर्डर 41 को क्विकली रिवाइज करेंगे और बैरक की लैंग्वेज से हट के जो जनरल मीनिंग है, जनरल पर्पस है, जनरल कंटेंट है इन रूल्स के अंदर, उसे हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर 41 को रिवाइज करेंगे और इसके तमाम रूल्स को इन सिंपल लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर 41 किस हवाले से है, इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है। किस हवाले से प्रोसीजर बताया हुआ है? अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, यानी कि जब अपील फाइल की जाएगी ओरिजिनल डिक्रीज के हवाले से, तब एपलेट कोड जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा वो कहाँ पर मौजूद है? ऑर्डर 41 में। लेकिन यही प्रोसीजर जो कि ओरिजिनल डिक्रीज के लिए ऑर्डर 41 के अंदर मौजूद है, यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कि जब अपील्स फाइल की जाती हैं एपलेट डिक्रीज के हवाले से या अपील होगी ऑर्डर्स के हवाले से। यह हमें कहाँ से पता चलता है? ऑर्डर 42 का जो सब रूल 1 है वो क्या कहता है कि जो प्रोसीजर अपील्स के लिए ऑर्डर 41 के अंदर मौजूद है वही अप्लाई होगा जब अपील किस तरह होगी? अपील फ्रॉम एपेलेट डिग्री। फिर इसके बाद ऑर्डर 43 जो कि किससे रेलिवेंट है? अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स का ऑर्डर 43 का रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो प्रोसीजर ऑर्डर 41 के अंदर मौजूद है वही प्रोसीजर तब भी अप्लाई होगा कि जब अपील किस लिहाज से होगी? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, तो ऑर्डर 41 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्डर 41 के ये जो 37 रूल्स हैं इनके अंदर अपील का प्रोसीजर मौजूद है कि जो एपेलेट कोड फॉलो करेगा। अब हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 किस हवाले से? रूल नंबर 1 फॉर्म ऑफ अपील के हवाले से है कि जब एपेलेट कोर्ट में अपील पेश की जाएगी तो किस फॉर्म में होगी? तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इट शेल बी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, की ये मेमोरेंडम के फॉर्म में होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अपील। और इसके ऊपर एपिलेंट के सिग्नेचर मौजूद होंगे। एपिलेंट किसे कहते हैं? वो पर्सन जो अपील फाइल करता है, वो पार्टी जो अपील फाइल करती है वो क्या कहलाती है? एपिलेंट। और जिसके खिलाफ अपील फाइल की जाती है वो क्या कहलाता है? रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील के ऊपर सिग्नेचर मौजूद होगा, किसका? एपिलेंट का या फिर उसके प्लेडर का, यानी कि उसके एडवोकेट का सिग्नेचर मौजूद होगा। और इसके अलावा इट शेल एकम्पनी कॉपी ऑफ डेक्री एंड जजमेंट, इसके साथ डेक्री और जजमेंट की कॉपी मौजूद होगी। उस डेक्री और जजमेंट की बात हो रही है जिसके खिलाफ जो एपिलेंट है अपील फाइल कर रहा है। फिर इसके अलावा क्या होगा? इट शेल स्टेट ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए? ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी कि जो एपिलेंट है वो अपील क्यों फाइल कर रहा है, उसके पास क्या ग्राउंड्स हैं, उस डिक्री से वो क्यों एग्रीव्ड है, वो तमाम जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, वो कहाँ पर मौजूद होंगे? मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 2। तो जनरली क्या है, जो एपिलेंट है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर तमाम ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन राइज करेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन एपिलेंट ने पहले मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर राइज नहीं किए तो बाद में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ अपील वो उन ग्राउंड्स को एज अ मैटर ऑफ राइट राइज नहीं कर सकता जिन्हें उसने मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर राइज नहीं किया। लेकिन रूल नंबर 2 क्या बताता है? विद द लीव ऑफ कोर्ट, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ अपील ऐसे ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन राइज किए जा सकते हैं जो कि पहले मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर राइज नहीं किए, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द लीव ऑफ कोर्ट। तो रूल नंबर 2 अलाउ करता है एपिलेंट को ऐसे ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स जो उसने मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर राइज नहीं किए, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स वो विद द लीव ऑफ कोर्ट ऐसे तमाम ग्राउंड्स को भी राइज कर सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 एपेलेंट कोर्ट को एम्पावर करता है कि एपेलेंट कोर्ट जब उसके सामने मेमोरेंडम ऑफ अपील लाया जाएगा तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न भी कर सकता है। रिजेक्ट कब करेगा? जब कोर्ट को लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है वो उस फॉर्म में नहीं लाया गया, वो उस फॉर्म में नहीं लाया गया जिस तरह के प्रिस्क्राइब किया हुआ, यानी कि जिस तरह रूल नंबर 1 कहता है अगर वो रिक्वायरमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ अपील पूरी नहीं करता तो कोर्ट इज़ एम्पावर्ड अंडर रूल 3 कि वो उस मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिजेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ अपील को तब भी रिजेक्ट कर सकता है जब कोई ऐसा ग्राउंड मौजूद होगा जो कि कहाँ पर मेंशन है? ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर। यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर कौन से ग्राउंड्स मौजूद हैं? ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ पेमेंट। तो अगर उनमें से कोई ग्राउंड मौजूद होगा कि फॉर एग्जांपल कोर्ट फी पे नहीं की या जो अपील है वो टाइम बार्ड है, तो अगर इस तरह के ग्राउंड्स होंगे जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर मौजूद हैं तो इनमें से अगर कोई ग्राउंड मौजूद होगा तब भी मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिजेक्ट किया जा सकता है। और जब कोर्ट रिजेक्ट करेगा मेमोरेंडम ऑफ अपील को तो कोर्ट रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा रूल नंबर 3 कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न भी कर सकता है, वापस भी दे सकते हैं। क्यों? कब एपेलेट कोर्ट रिटर्न करेगा? कि जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि
इस मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट मौजूद है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, तब जो एपीलेट कोर्ट है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न करेगा और टाइम फिक्स करेगा कि इतने टाइम के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपील को वापस अमेंडमेंट के साथ पेश किया जाए। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट कब कब मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न कर सकता है? ऑर्डर 7 रूल 10 के जितने ग्राउंड्स मौजूद हैं, ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर कौन से ग्राउंड्स मौजूद हैं? ग्राउंड्स फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो अगर उनमें से कोई ग्राउंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अपील अगर गलत फॉरम पर लाया जाएगा, जिस कोर्ट में लाना चाहिए उस कोर्ट में नहीं लाया गया, किसी दूसरे कोर्ट में लाया गया, गलत फॉरम पर लाया गया, तब भी कोर्ट एम्पावर है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न करेगा। अब यहीं पर रेमेडी भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई एपिलेंट कोर्ट के इस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, यानी कि अगर कोर्ट ऑर्डर करता है ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, तो ये ऑर्डर किस तरह का है? ये अपीलेबल है। एपिलेंट उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। इसी तरह अगर कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न करता है तो ये ऑर्डर भी अपीलेबल है। रिजेक्शन ऑफ अपील एंड रिटर्न ऑफ अपील दोनों ऑर्डर्स, बोथ ऑर्डर्स आर अपीलेबल। फिर इसके बाद रूल नंबर 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एपीलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि जब एपीलेट कोर्ट किसी डिक्री को अपील के अंदर रिवर्स या मॉडिफाई करता है तो ये रिवर्सल और मॉडिफिकेशन एपीलेट कोर्ट उन तमाम पार्टीज़ की फेवर में भी कर सकता है जो अपील के अंदर पार्टी नहीं है लेकिन ओरिजिनल सूट के अंदर वो पार्टी थे। यानी कि जब किसी सूट के अंदर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट होते हैं और उनमें से कोई एक या दो पर्सन जो है अपील फाइल करते हैं और बाकी पर्सन अपील फाइल नहीं करते, और अपील कैसे ग्राउंड पे ली जाएगी? रूल नंबर 4 की क्या रिक्वायरमेंट है? ऐसा ग्राउंड होना चाहिए विच इज़ कॉमन टू ऑल, यानी कि जिस पे वो तमाम बाकी पर्सन भी अपील फाइल कर सकते हैं। तो अंडर रूल 4 एपीलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि अगर वो डिक्री को अपील के अंदर रिवर्स करता है या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करता है, वेरिएशन करता है, तो उन पर्सन्स की फेवर में भी, उन पार्टीज़ की फेवर में भी ये रिवर्सल और मॉडिफिकेशन कर सकता है जो सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर पार्टी नहीं थे। फिर उसके बाद रूल नंबर 5 से लेके रूल नंबर 8 किस हवाले से है? स्टे के हवाले से है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के हवाले से है। ये एपीलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि जब एपीलेट कोर्ट के सामने किसी डिक्री के खिलाफ अपील लाई जाएगी तो अगर एपीलेंट या रिस्पोंडेंट में से कोई पर्सन उसके सामने एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर स्टे, तो एपीलेट कोर्ट एम्पावर है कि वो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे करवा सकता है जिस डिक्री के खिलाफ वो अपील सुन रहा है। ठीक है, तो सिर्फ अपील फाइल करने से डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं रुकती, उसको स्टे नहीं लगता। कब स्टे लगेगा? कि जब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी और कोर्ट को सेटिस्फाई किया जाएगा कि स्टे करवाना, एग्जीक्यूशन को स्टे करवाना ज़रूरी है। तो रूल नंबर 5 से लेकर रूल नंबर 8 किस हवाले से? दो चीज़ों के हवाले से, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन एज वेल एज स्टे ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, यानी कि डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे भी करवाए जा सकते हैं रूल्स के अंदर, या फिर कोई प्रोसीडिंग्स अगर किसी डिक्री के अंडर हो रही है तो उसको भी स्टे करवाया जा सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ों के स्टे की बात हो रही है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और दूसरी क्या है? स्टे ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर डिक्री। तो रूल नंबर 5 एपीलेट कोर्ट को भी एम्पावर करता है और इसके साथ साथ जो ट्रायल कोर्ट है, यानी कि वो ट्रायल कोर्ट जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील सुन रहा है एपीलेट कोर्ट, ये दोनों एम्पावर्ड हैं अंडर रूल 5 कि वो डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट कब ये पावर एक्सरसाइज करेगा? ट्रायल कोर्ट कब डिग्री की एग्जीक्यूशन को स्टे करेगा? कि जब फॉर एग्जांपल उसने डिग्री पास की और जो पार्टी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट्स में से जो भी उस डिग्री से एग्रीव्ड है और ये चाहते हैं कि उसकी एग्जीक्यूशन ना हो, तो वो अपील फाइल करने से भी पहले क्या करेगा? ट्रायल कोर्ट को एप्लीकेशन देगा। किस लिहाज से देगा? स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तब ट्रायल कोर्ट एम्पावर है, वो डिग्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकता है। ठीक है, कब? प्रेयर टू फाइलिंग ऑफ अपील, अपील फाइल करने से पहले। इसी तरह जब अपील फाइल कर दी जाएगी, अगर एपीलेट कोर्ट के सामने भी एप्लीकेशन दी जा सकती है कि लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जो डिग्री की एग्जीक्यूशन होगी उसको स्टे कर दिया जाए। एपीलेट कोर्ट भी एम्पावर्ड है कि वो डिग्री की एग्जीक्यूशन को रोक सकता है, डिग्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकता है। ये स्टे कब होगा? अपॉन सफिशिएंट कॉज, यानी कि जो पर्सन एप्लीकेशन देगा स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए तो उसे सफिशिएंट कॉज शो करना पड़ेगा। उसे ये बताना पड़ेगा कि अगर डिग्री की एग्जीक्यूशन होगी तो उसे कोई सब्सटेंशियल लॉस होगा, तब फिर जो एपीलेट कोर्ट है या जो ट्रायल कोर्ट है वो डिग्री की एग्जीक्यूशन को स्टे करेंगे। या फिर अगर एप्लीकेशन के हवाले से किसी प्रोसीडिंग को रोकने के हवाले से, यानी किसी प्रोसीडिंग को स्टे करवाने के लिहाज से है, तो उसके लिहाज से भी स्टे का ऑर्डर हो सकता है। और क्या होगा कि जो एपीलेट कोर्ट है या जो ट्रायल कोर्ट है वो उस पर्सन से जो कि डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे करवा रहा है या किसी डिक्री की प्रोसीडिंग्स को स्टे करवा रहा है, एपीलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उससे सिक्योरिटी लेगा। सिक्योरिटी किस पर्पज़ के लिए? कि वो पर्सन डिक्री को परफॉर्म करेगा।
ठीक है। तो रूल नंबर 5 एम्पावर करता है एपलेट कोर्ट को भी, ट्रायल कोर्ट को भी, कि वो डिग्री के एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकते हैं। कब स्टे करेंगे? जब कोई उनके पास एप्लीकेशन लाई जाएगी, एप्लीकेंट को सफिशिएंट कॉस्ट शो करेगा, तो जो ट्रायल कोर्ट है वो भी डिग्री के एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकता है, और जो एपलेट कोर्ट है वो भी एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 भी किस हवाले से? स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो इसमें और रूल नंबर 5 के अंदर क्या फ़र्क है? रूल नंबर 5 वाला स्टे तब होता है कि जब लोअर कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का अभी ऑर्डर किया नहीं है, उससे पहले अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन फाइल करेगा, कोई पार्टी एप्लीकेशन फाइल करेगी फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, तब ऑर्डर किस रूल के अंदर होगा? रूल नंबर 5 के अंदर। रूल नंबर 6 कब अप्लाई होता है? कि जब लोअर कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का ऑर्डर कर दिया होगा कि डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाए। ऐसे ऑर्डर हो जाने के बाद जो जजमेंट डेटर है, जजमेंट डेटर किसे कहते हैं? वो पार्टी जिसके खिलाफ डिग्री आई है, जिसके खिलाफ कोर्ट ने डिग्री पास की है। जजमेंट डेटर क्या कर सकता है? एप्लीकेशन दे सकता है। किस पर्पस के लिए? स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। और इस एप्लीकेशन के अंदर वो क्या करेगा? सफिशिएंट कॉस्ट शो करेगा। अगर कोर्ट इस सफिशिएंट कॉस्ट से सेटिस्फाई होता है तो अंडर रूल 6 एपलेट कोर्ट भी एम्पावर है, ये ऑर्डर एपलेट कोर्ट भी कर सकता है और लोअर कोर्ट भी कर सकता है। वो कोर्ट जिसने डिग्री की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया है वो कोर्ट भी स्टे कर सकता है, और जो एपलेट कोर्ट है वो भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को स्टे करवा सकता है। और रूल नंबर 6 के अंदर भी क्या है कि जब कोर्ट स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन का ऑर्डर करेगा तो उसके साथ साथ किस चीज़ का ऑर्डर करेगा? सिक्योरिटी का ऑर्डर करेगा, कि वो पर्सन जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को स्टे करवा रहा है उससे कोर्ट सिक्योरिटी ले सकता है। किस पर्पस के लिए? कि वो पर्सन डिग्री को परफॉर्म करने के लिए एग्री है, वो पर्सन डिग्री को परफॉर्म करने के लिए कोर्ट को सिक्योरिटी देगा। फिर उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 8। वो क्या कहता है? वो एपलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो रूल नंबर 5 और 6 की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि ये स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात हो रही है। इन पावर्स को एपलेट कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है कब? व्हेन अपील इज़ फ्रॉम एन ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज़ है। यहाँ पर क्या है कि कोर्ट के सामने जो अपील है वो किस हवाले से है? वो पूरी डिग्री के अगेंस्ट नहीं है। लोअर कोर्ट ने डिग्री पास की, लोअर कोर्ट जो है फिर उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा रहा है, और उस एग्जीक्यूशन के दौरान कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है जिससे कोई पर्सन एग्रीव्ड है, तो वो पर्सन उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर रहे। कौन सा ऑर्डर? विच इज़ मेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो उस ऑर्डर के खिलाफ जब अपील आएगी तब एपलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो रूल 5 और 6 की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि स्टे करवा सकता है। यहाँ पर भी क्या है कि वो पर्सन जो कि एप्लीकेशन दे रहा है स्टे के लिए, कोर्ट उसे सिक्योरिटी का ऑर्डर कर सकता है। किस पर्पस के लिए? फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ डिग्री, कि वो डिग्री को परफॉर्म करेगा। इसके अलावा रूल नंबर 8 क्या बताता है कि एपलेट कोर्ट को उस वक्त सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है कि जब एपलेट कोर्ट को लगता है कि जो अपीलेंट का केस है, यानी कि जो अपील है वो किस किस्म का है, ये प्राइमा फेशी है, यानी कि इसमें वाज़ेह है कि जो अपीलेंट है वो सक्सेसफुल होगा, बिकॉज जो ऑर्डर है जिसके खिलाफ अपील फाइल की गई है उसमें कोई एरर है, एंड दिस एरर इज़ अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो जब प्राइमा फेशी केस होगा तब कोर्ट को सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी एपलेट कोर्ट सिक्योरिटी लेगा। रूल नंबर 7 यहाँ पर नहीं लिखा बिकॉज रूल नंबर 7 जो है वो ओमिटेड है। फिर उसके बाद रूल 9 से लेकर रूल नंबर 15 के हवाले से प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील के जब एपलेट कोर्ट अपील को एडमिट करेगा तब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि जब एपलेट कोर्ट अपील को एडमिट करेगा तो वो इसे रजिस्टर करेगा। कहाँ पर रजिस्टर करेगा? जो रजिस्टर एपलेट कोर्ट में मौजूद होगा। किस पर्पज़ के लिए? रजिस्टर ऑफ अपील्स। उस रजिस्टर ऑफ अपील में उस अपील को रजिस्टर किया जाएगा। और इसके अलावा क्या किया जाएगा? उस अपील के ऊपर इंडोर्स की जाएगा। क्या इंडोर्स की जाएगी? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन की अपील किस दिन प्रेजेंट की गई है। फिर उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 एपलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो एपीलेंट को ऑर्डर कर सकता है। किस पर्पज़ के लिए? कि वो सिक्योरिटी दे। कौन सी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी ऑफ कोस्ट। यहाँ पर वो वाली सिक्योरिटी नहीं जो आपने रूल नंबर 5, 6 और 8 के अंदर पढ़ी है। वहाँ पर किस चीज़ की थी? वहाँ पर सिक्योरिटी किस हवाले से थी? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिग्री। यहाँ पर सिक्योरिटी किस हवाले से? फॉर कोस्ट। तो रूल नंबर 10 के अंडर एपलेट कोर्ट एम्पावर है कि वो एपीलेंट को ऑर्डर कर सकता है कि वो सिक्योरिटी दे फॉर कोस्ट। कब ये ऑर्डर हो सकता है? बिफोर रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड टू अपेयर, कि जब कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को अभी नोटिस नहीं भेजा अपील के हवाले से तब भी ऑर्डर कोर्ट कर सकता है, या फिर आफ्टर रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड टू अपेयर, या फिर रिस्पोंडेंट को जब कोर्ट बुला लेता है, उसको जब नोटिस भेजता है, रिस्पोंडेंट अपेयर होता है, तो तब भी एपलेट कोर्ट एम्पावर है कि वो एपीलेंट से सिक्योरिटी ले सकता है। रिस्पोंडेंट भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। किस पर्पज़ के लिए? कि जो एपलेट कोर्ट है वो एपीलेंट से सिक्योरिटी ले। फिर इसके बाद रूल नंबर 10 का जो सब रूल 2 है वो क्या कहता है? यहाँ पर तो कैसी बात है? यहाँ पर
यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कोर्ट अगर चाहे तो सिक्योरिटी ले, अगर ना चाहे तो ना ले। लेकिन रूल 10 का जो सब रूल 2 है वो क्या कहता है कि जब एपिलेंट जो है यानी जिस पर्सन ने अपील फाइल की है वो अगर पाकिस्तान से बाहर रहता है, ही रिजाइड्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, और उसकी पाकिस्तान के अंदर कोई सफिशेंट प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय उस प्रॉपर्टी के जिसके हवाले से वो अपील फाइल कर रहा है, तो एपिलेट कोर्ट शेल ऑर्डर टू फर्निश सिक्योरिटी। एपिलेट कोर्ट लाजमी वहाँ पर सिक्योरिटी का ऑर्डर करेगा जब एप्लेंट कहाँ रहता है, पाकिस्तान से बाहर रहता है। और इसके अलावा रूल नंबर 10 क्या कहता है कि जब कोर्ट ऑर्डर करता है सिक्योरिटी फर्निश करवाने के लिए, चाहे वो अंडर डिस्क्रिशनरी पावर्स करे या अंडर मैंडेटरी प्रोविजन करे, और अगर एप्लेंट सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता तो कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उस अपील को रिजेक्ट कर सकता है। डिसमिस यहाँ पे गलत लिख लेते क्योंकि डिसमिसल तो तब होगा कि जब कोर्ट हियरिंग करेगा, ठीक है। तो जब कोर्ट ने सिक्योरिटी का ऑर्डर किया और अगर एप्लेंट सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता तो कोर्ट इज़ एम्पावर्ड कि वो अपील को रिजेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 11, वो किस हवाले से है कि जब एपिलेट कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया, इसके बाद क्या होगा, रूल नंबर 11 क्या कहता है कि एपिलेट कोर्ट एक डेट फिक्स करेगा किस पर्पज़ के लिए, फॉर द हियरिंग ऑफ एपिलेंट या उसके प्लीडर, और उस डेट को एपिलेंट को सुनेगा। एपिलेंट या उसके प्लीडर जो अपीयर होंगे उनको एपिलेट कोर्ट सुनेगा, और इसके बाद इनको सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इस अपील को डिसमिस कर देना चाहिए तो एपिलेट कोर्ट एट वंस अपील को डिसमिस कर सकता है विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट एंड रिस्पोंडेंट। एपिलेट कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो लोअर कोर्ट को, कौन से लोअर कोर्ट को, जिसकी डिग्री के खिलाफ अपील सुन रहा है, बगैर उसको नोटिस भेजे और बगैर रिस्पोंडेंट को भी नोटिस भेजे कि रिस्पोंडेंट अपीयर हो और कोई जवाब दाखिल करे, इनको नोटिस भेजे बगैर एपिलेट कोर्ट अंडर रूल 11 अपील को डिसमिस कर सकता है। और इस तरह है। और इसके अलावा रूल नंबर 11 क्या कहता है कि अगर कोर्ट ने एक डेट फिक्स की है हियरिंग के लिए और उस डेट पर एपिलेंट या उसका प्लीडर अपीयर नहीं होते, तब भी कोर्ट एम्पावर है डेट इट में डिसमिस अपील, वो अपील को डिसमिस कर सकता है। फिर उसके बाद क्या है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 किस हवाले से है कि जब अगर रूल नंबर 11 के अंडर एपिलेट कोर्ट अपील को डिसमिस नहीं करता तो वो क्या करेगा, इट शेल फिक्स अ डे फॉर हियरिंग, वो हियरिंग के लिए डेट फिक्स करेगा। किसी हियरिंग के लिए, हियरिंग ऑफ एपिलेंट और हियरिंग ऑफ रिस्पोंडेंट्स। रूल नंबर 13 किस हवाले से है कि एपिलेट कोर्ट नोटिस भेजेगा किसी लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट कौन सा है, जिसकी डिग्री के खिलाफ उसके सामने अपील लाई गई है, उसको नोटिस भेजेगा, और लोअर कोर्ट जब उस नोटिस को रिसीव करेगा तो वो उस सूट से रेलिवेंट कि जिसकी डिग्री के खिलाफ अपील लाई गई है, उस सूट से रेलिवेंट जितने इंपॉर्टेंट पेपर्स होंगे, जितने मटीरियल पेपर्स होंगे, उन्हें कहाँ पर भेज देगा, उन्हें भेज देगा एपिलेट कोर्ट के पास। फिर उसके बाद है रूल नंबर 14, वो किस हवाले से है, रूल नंबर 13 किस हवाले से है, नोटिस टू लोअर कोर्ट। रूल नंबर 14 किस हवाले से है, नोटिस टू रिस्पोंडेंट। एपिलेट कोर्ट नोटिस भेजेगा किसे, रिस्पोंडेंट को, किस हवाले से, डेट ऑफ हियरिंग के हवाले से। और ये नोटिस किस तरह सर्व होगा, पहले तो क्या होगी कि इस नोटिस की पब्लिकेशन होगी कोर्ट हाउस के अंदर, कहीं अप्रोप्रिएट जगह पर इस नोटिस को एफेक्स किया जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो एपिलेट कोर्ट है वो नोटिस भेजेगा कहाँ पर, लोअर कोर्ट को भेजेगा, और जो लोअर कोर्ट है वो फिर उसकी सर्विस करवाएगा। या फिर एपिलेट कोर्ट क्या कर सकता है, एपिलेट कोर्ट खुद भी इम्पावर्ड है कि वो डायरेक्टली भी रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व करवा सकता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 15, वो किस हवाले से है कि जो नोटिस भेजा जाएगा रिस्पोंडेंट को, उसमें क्लियर डिक्लेरेशन होगी। क्या डिक्लेरेशन होगी कि अगर रिस्पोंडेंट अपीयर नहीं होता तो कोर्ट एक्स पार्टी हियरिंग करेगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 16 से लेकर रूल नंबर 29 तक किस हवाले से है, प्रोसीजर ऑन हियरिंग। ऊपर वाले किस हवाले से थे कि जो अभी नोटिस वगैरह सर्व हो रहे हैं, ठीक है, तो अब नोटिस सर्व हो गए, डेट ऑफ हियरिंग आ गई। रूल नंबर 16 क्या कहता है कि जब उस डेट पर जो फिक्स की हुई है हियरिंग के लिए, यानी ऑन द डे ऑफ हियरिंग, किसका राइट है शुरू करने का, राइट टू बिगिन किसका है, सबसे पहले किसे सुना जाएगा, एपिलेंट को सुना जाएगा। तो कोर्ट एपिलेंट को सुनेगा। एपिलेंट को सुनने के बाद कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उस अपील को डिसमिस कर सकता है एट वंस, ठीक है। और अगर कोर्ट उस अपील को एट वंस डिसमिस नहीं करता तो कोर्ट क्या करेगा, रिस्पोंडेंट्स जो अपीयर हुए हैं, रिस्पोंडेंट्स जो मौजूद हैं, उन्हें सुनेगा, और रिस्पोंडेंट्स जो इस अपील के ऊपर ऑब्जेक्शंस राइज करेंगे तो एपिलेंट को रिप्लाई करने का भी हक होगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 17, वो किस हवाले से है कि ऑन द डे ऑफ हियरिंग, यानी कि जो डेट कोर्ट ने हियरिंग के लिए फिक्स की हुई है, अगर उस डेट को अपीलेंट अपीयर नहीं होता, अभी पिछले जो रूल आपने पढ़ा 16, वो किस हवाले से कि जब दोनों अपीयर होते हैं तो कोर्ट उनको सुनेगा। रूल नंबर 17 किस हवाले से कि जब उस डेट पर अगर वो अपीयर नहीं होते, तो रूल नंबर 17 क्या कहता है कि अगर एपिलेंट अपीयर नहीं होता तो कोर्ट अपील को डिसमिस कर सकता है, और अगर रिस्पोंडेंट अपीयर नहीं होता तो कोर्ट एक्स पार्टी हियरिंग करेगा। फिर उसके बाद है रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 भी डिसमिसल ऑफ अपील के हवाले से है। ये क्या कहता है कि जब डेट ऑफ हियरिंग पर कोर्ट को ये पता चलेगा कि रिस्पोंडेंट्स को नोटिस सर्व ही नहीं हुआ और इस वजह से रिस्पोंडेंट जो अपीयर नहीं हुए, और नोटिस सर्व क्यों नहीं हुआ, एपिलेंट्स फेलियर टू पे कॉस्ट, बिकॉज जो एपिलेंट है उसने कॉस्ट पे नहीं किए, उस नोटिस के लिए जितने कॉस्ट आने थे वो कॉस्ट एपिलेंट ने पे नहीं किए, और इस वजह से नोटिस सर्व नहीं हो सका रिस्पोंडेंट को।
तब भी कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो रूल नंबर 18 के अंदर अपील को डिसमिस कर सकता है, भले जो एपिलेंट है वो अपेयर हुआ हुआ हो। और रूल नंबर 18 ही क्या कहता है कि अगर ऑन द डे ऑफ हियरिंग रिस्पोंडेंट जो अपेयर हो जाता है, भले ही अगर उसे नोटिस ना भी सर्व हुआ हो, तब एपिलेट कोर्ट उस अपील को डिसमिस नहीं करेगा। फिर उसके बाद है रूल नंबर 19, वो रेमेडी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दीज डिसमिसल्स। रूल नंबर 19 क्या कहता है कि अगर कोई अपील डिसमिस होती है अंडर रूल 11 सब रूल 2, अंडर रूल 11 सब रूल 2 या फिर अंडर रूल 17 या अंडर रूल 18। 11(2) वाली कब है कि जब एपिलेंट की हियरिंग के लिए कोर्ट ने डेट फिक्स किया हो और एपिलेंट अगर अपेयर नहीं होता, तब रूल नंबर 11 सब रूल 2 के अंदर अपील डिसमिस होती है। 17 वाली कब है कि जब दोनों पार्टीज़ की हेयरिंग के लिए डेट फिक्स की हुई है कोर्ट ने, और तब अगर एपिलेंट अपेयर नहीं होता तब की बात है। तो इन तीनों रूल्स के अंदर अगर अपील और डिसमिस करता है तो एपिलेंट को रेमेडी दी गई है कि वो रूल नंबर 19 के अंदर अप्लाई कर सकता है और कोर्ट उस अपील को दोबारा रीएडमिट कर सकता है। कब रीएडमिट करेगा? अपॉन प्रूव ऑफ सफिशिएंट कॉज, कि जब जो एपिलेंट है वो कोई सफिशिएंट कॉज देगा, तब रूल नंबर 19 के अंदर एपिलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो अपील को रीएडमिट कर सकता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 20, वो कोर्ट को एम्पावर करता है फॉर एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स कि अपील के अंदर जितने रिस्पोंडेंट्स बनाए हुए हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि किसी और रिस्पोंडेंट को ऐड करना ज़रूरी है, कैसे रिस्पोंडेंट्स को? जो कि ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया, उन्हें रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया, तो रूल नंबर 20 कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट का ऑर्डर कर सकता है। कब ऑर्डर करेगा? कोर्ट कैसे पर्सनस को एज अ रिस्पोंडेंट ऐड करवा सकता है कि जब कोर्ट को लगता है कि ये पर्सनस रिजल्ट ऑफ अपील में इंटरेस्टेड है, यानी कि इनकी फेवर में या इनके अगेंस्ट डिसीजन आ सकता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 रेमेडी प्रोवाइड करता है किसे? रिस्पोंडेंट को, ऐसे रिस्पोंडेंट को कि जिसके खिलाफ एक्स पार्टी डिसीजन आ गया है अपील के अंदर। तो रूल नंबर 21 क्या कहता है कि अगर कोई अपील एक्स पार्टी डिसाइड होती है तो रिस्पोंडेंट क्या कर सकते हैं? रूल नंबर 21 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द री हियरिंग ऑफ अपील। तो उसके अंदर वो क्या बता सकता है? 2 ग्राउंड्स ले सकता है कि नोटिस नोट सर्व के जो एपिलेंट की जो रिस्पोंडेंट है उसे नोटिस सर्व नहीं हुआ, या फिर वो कोई और सफिशिएंट कॉज शो करेगा जिसमें वो ये बताएगा कि वो किस वजह से जो है एपिलेंट कोर्ट में अपेयर नहीं हो सका। तो अंडर रूल नंबर 21 कोर्ट एक्स पार्टी अपील को सेटिसाइड कर सकता है और उस अपील को दोबारा सुनेगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 22 किस हवाले से है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। किन ग्राउंड्स के हवाले से? जिनके हवाले से वो एक सेपरेट अपील फाइल कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्रॉस ऑब्जेक्शंस किस फॉर्म में होंगे? मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शंस की फॉर्म में होंगे, और इनके साथ भी वही फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि एक अपील के साथ होती हैं। और रूल नंबर 22 क्या कहता है कि अगर क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाते हैं, और क्या होता है, जो ओरिजिनल अपील है यानी कि एपिलेंट ने जो अपील फाइल की थी वो उस अपील को विड्रॉ कर लेता है, या जो एपिलेट कोर्ट है वो उस अपील को डिसमिस कर लेता है, तो क्रॉस ऑब्जेक्शंस का क्या होगा? क्रॉस ऑब्जेक्शंस अपनी जगह पर रहेंगे, क्रॉस ऑब्जेक्शंस को एपिलेट कोर्ट सुनेगा भी और इनको डिसाइड भी करेगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 23 वो एपिलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि एपिलेट कोर्ट रिमांड कर सकता है। रिमांड का मतलब क्या है? टू सेंड बैक, किसी चीज़ को वापस भेजना। रूल नंबर 23 के अंदर एपिलेट कोर्ट उस केस को वापस भेज सकता है जिस केस के हवाले से उसके सामने अपील लाई गई है। कब? कि जब एपिलेट कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने उस केस को किस तरह डिसाइड किया है, उस केस को डिस्पोज ऑफ किया अपॉन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट, किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया है, मेरिट्स के ऊपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो अंडर रूल 23 कोर्ट इज़ एम्पावर्ड कि वो उस केस को वापस भेज सकते हैं लोअर कोर्ट में, ताकि लोअर कोर्ट उस मैटर को दोबारा सुने, दोबारा से डिसाइड करे, उसके ऊपर सेकंड टाइम डिसीजन दे। फिर उसके बाद रूल नंबर 24 वो किस हवाले से? वो रूल नंबर 23 का अल्टरनेटिव है। ये क्या कहता है कि जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट होंगे, यानी कि एविडेंस मौजूद होंगे, कितने मौजूद होंगे कि जो एपिलेट कोर्ट है वो अपील को डिसाइड कर सकता है, तो एपिलेट कोर्ट रिमांड के बजाय क्या कर सकता है? वो उस अपील को खुद डिसाइड करेगा, वो उस केस को खुद डिटर्मिन कर सकता है। रूल नंबर 25 भी एपिलेट कोर्ट की पावर से रिलेवेंट है। वो क्या कहता है कि जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट नहीं होंगे तो अंडर रूल 25 एपिलेट कोर्ट क्या कर सकता है? वो इश्यूज़ फ्रेम कर सकता है। इश्यूज़ फ्रेम करेगा और फिर उन इश्यूज़ को रेफ़र करेगा। कहाँ पर रेफ़र करेगा? लोअर कोर्ट में भेजेगा। कौन सा लोअर कोर्ट? जिसकी डिग्री के खिलाफ वो अपील सुन रहा है। किस पर्पज़ के लिए उन इश्यूज़ को वापस भेजेगा? ताकि उनका ट्रायल चलाया जाए, यानी कि उन इश्यूज़ को डिसाइड किया जाए। ये कब होगा? कि जब कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उसने क्या नहीं किया, उसने किसी इंपॉर्टेंट इशू को फ्रेम नहीं किया, या फिर फ्रेम किया है लेकिन किसी इंपॉर्टेंट इशू को ट्राई नहीं किया, या फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिटर्मिन नहीं किया, तब एपिलेट कोर्ट ऐसे इश्यूज़ को खुद फ्रेम करेगा और उनको रेफ़र कर सकता है लोअर कोर्ट को, और लोअर कोर्ट क्या करेगा? फिर वो उन इश्यूज़ को ट्राई करेगा, उनके लिए एडिशनल एविडेंसेस लेगा, और जो उन इश्यूज़ के ऊपर उसका डिसीजन है, फाइंडिंग्स हैं, वो फिर ये सब मिलाकर रिटर्न करेगा, वापस कहाँ पर भेजेगा? एपिलेट कोर्ट में, और एपिलेट कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करेगा, यानी कि उस अपील को डिसाइड करेगा। रूल नंबर 26 भी इसी हवाले से कि वो एविडेंसेस और वो फाइंडिंग्स जो कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड की हैं, तो जब उसे वापस भेजा जाएगा एपिलेट कोर्ट में,
तो फिर क्या होगा, उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा उस सूट के साथ, और जो अपीलेट कोर्ट है वो प्रोसीड करेगा अपील के साथ और अपील को डिटरमिन करेगा, यानी कि अपील के ऊपर डिसीजन देगा। रूल नंबर 27 इसके बाद, रूल नंबर 27 भी अपीलेट कोर्ट की पावर से रेलिवेंट है। ये अपीलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो एट अपीलेट स्टेज एडिशनल एविडेंसेस यानी कि नए एविडेंसेस, फ्रेश एविडेंसेस ले सकता है। कब ले सकता है? 3 ग्राउंड्स बताए हुए हैं कि वो एविडेंसेस इस किस्म के हों कि जिसको लोअर कोर्ट ने इम्प्रॉपरली रिफ्यूज़ किया था, और वो एविडेंस इस किस्म के थे कि वो उन्हें लाजमी एडमिट करना चाहिए था। या फिर दूसरा ग्राउंड क्या है कि वो एविडेंसेस इस किस्म के हैं कि अपीलेट कोर्ट को लगता है कि उन एविडेंसेस के बगैर जो अपीलेट कोर्ट है वो अपील को डिसाइड नहीं कर सकता और जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर सकता, तब भी अपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। या फिर इसके अलावा कोई और सब्सटेंशियल कॉज होगा, तब भी अपीलेट कोर्ट अंडर रूल 27 अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। रूल नंबर 28 क्या कहता है कि जब कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस लेगा तो 3 मोड्स हैं एडिशनल एविडेंसेस लेने के। अपीलेट कोर्ट खुद भी एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है, या फिर ये लोअर कोर्ट यानी कि वो ट्रायल कोर्ट जिसकी डिग्री के खिलाफ वो अपील सुन रहा है उसको भी डायरेक्शन दे सकता है कि वो अपीलेट कोर्ट के बिहाफ पे जो है एडिशनल एविडेंसेस ले, या फिर अपीलेट कोर्ट अपने किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है कि वो एडिशनल एविडेंसेस लें। तो रूल नंबर 28 के अंदर 3 मोड्स बताए हुए हैं एडिशनल एविडेंसेस के हवाले से। रूल नंबर 29 भी इस हवाले से। रूल नंबर 29 क्या कहता है कि जब अपीलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट को या फिर अपने किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन देगा एडिशनल एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए, तो अपीलेट कोर्ट उन पॉइंट्स को भी स्पेसिफाई करेगा कि जिन पॉइंट्स के हवाले से वो एडिशनल एविडेंसेस हैं। फिर उसके बाद रूल नंबर 30 से लेकर 34 किस हवाले से हैं? जजमेंट इन अपील के हवाले से हैं। रूल नंबर 30 क्या कहता है कि आफ्टर फुल हेयरिंग यानी कि जब केस की मुकम्मल हेयरिंग हो जाएगी, अपील की मुकम्मल हेयरिंग हो जाएगी, तो अपीलेट कोर्ट इन ओपन कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है एट वंस, यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद एट वंस भी उसी वक्त भी जजमेंट प्रोनाउंस हो सकती है, या अपीलेट कोर्ट कोई फ्यूचर डेट भी रख सकता है जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए। फिर उसके बाद रूल नंबर 31 वो किस हवाले से है कि जजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जजमेंट के क्या कंटेंट्स होने चाहिए। तो इसके अंदर 4 चीज़ें होनी चाहिए। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि वो पॉइंट्स, वो इशूज़ जिसके बारे में अपीलेट कोर्ट ने डिसाइड करना था। फिर उसके बाद क्या है? डिसीजन ऑन दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के ऊपर कोर्ट का जो डिसीजन है वो, रीज़न फॉर डिसीजन, इस डिसीजन का रीज़न क्या है, इस डिसीजन का ग्राउंड क्या है, किन ग्राउंड्स के ऊपर वो डिसीजन बेस करता है वो चीज़। और इसके अलावा रिलीफ ग्रांटेड टू अपीलेंट, अगर कोई रिलीफ दिया गया है अपील के अंदर तो वो जो रिलीफ है वो भी जजमेंट के अंदर मेंशन होगा। और एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जब जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी तो इसके ऊपर जज जो है वो अपना साइन भी करेगा और इसके ऊपर डेट भी मेंशन करेगा। और अगर अपील को एक से ज़्यादा जजेस सुन रहे हैं तो तमाम जजेस जो हैं वो उस जजमेंट को साइन करेंगे। फिर उसके बाद रूल नंबर 32 ये बिल्कुल फॉर्मल है। ये क्या कहता है कि जो अपीलेट कोर्ट है वो किसी डिग्री को रिवर्स भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है या उसको कंफर्म भी कर सकता है। और इसके अलावा रूल नंबर 32 क्या कहता है कि अगर जो पार्टीज़ हैं अपील के अंदर, जो पार्टीज़ हैं वो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं वो उनके कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से ही फिर डिग्री ऑर्डर पास करेगा। रूल नंबर 33 इसके बाद पढ़ेंगे, पहले रूल नंबर 34 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 34 किस हवाले से है कि जब किसी अपील को एक से ज़्यादा जजेस सुनते हैं, तो आपको पता है कि जब किसी मैटर को एक से ज़्यादा जजेस सुनते हैं तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है उसी को फाइनल समझा जाता है। रूल नंबर 34 क्या कहता है कि वो जज जिसका मेजॉरिटी के डिसीजन के साथ इख्तिलाफ है तो जजमेंट के अंदर इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। वो जज मेंशन करेगा कि उसके लिहाज से इस मैटर के अंदर क्या डिसीजन होना चाहिए था, क्या ऑर्डर पास होना चाहिए था, और इसके अलावा वो रीज़न भी दे सकता है उस डिसीजन के लिए। फिर उसके बाद रूल नंबर 33 ये भी अपीलेट कोर्ट की पावर्स के हवाले से। ये क्या कहता है कि अपीलेट कोर्ट किसी भी मैटर के अंदर अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, कोई भी डिग्री, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है विच आउट टू हैव बीन पास्ड, कि जब अपीलेट कोर्ट किसी अपील को सुनता है तो वो उस अपील के अंदर कोई भी डिग्री, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो कि पास करनी चाहिए, और इसके अलावा कोई भी फर्दर डिग्री ऑर्डर भी पास कर सकता है जो कि उस केस की रिक्वायरमेंट है। और ये ऑर्डर कोर्ट कब पास कर सकता है? इवन व्हेन अपील इज़ फ्रॉम ओनली पार्ट ऑफ डिग्री, कि जब अगर अपील सिर्फ पार्ट ऑफ डिग्री के हवाले से होगी तब भी अपीलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उस पूरी डिग्री को भी डिस्टर्ब कर सकता है और उस पूरी डिग्री के हवाले से भी अपील के अंदर कोई डिसीजन ले सकता है। और रूल नंबर 33 क्या कहता है कि ये जो डिसीजन लेगा कोर्ट, ये किस किस की फेवर में भी कर सकता है, उन पार्टीज़ की फेवर में भी ये डिसीजन ले सकता है कोर्ट कि जो अपील के अंदर पार्टी नहीं है लेकिन ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे, या फिर वो पर्सनस, वो रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं किए। रूल नंबर 33 अपीलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि जब अपील पार्ट ऑफ डिग्री के हवाले से अगर होगी, पूरी डिग्री के हवाले से नहीं होगी, तो अपीलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उस डिग्री के उस पोर्शन को भी रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है जिसके हवाले से उसके सामने अपील नहीं लाई गई। और उन पार्टीज़ की फेवर में भी ये रिवर्सल और मॉडिफिकेशन हो सकता है कि जो ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर पार्टी नहीं है। लास्ट के 3 रूल्स किस हवाले से हैं? डिग्री इन अपील। रूल नंबर 35 क्या कहता है कि डिग्री के अंदर क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए, वो डेट मौजूद होनी चाहिए जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस की गई है। इसके अलावा डिग्री के अंदर 4 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अपील का नंबर मौजूद होना चाहिए कि उस अपील का नंबर क्या है, जो रिस्पोंडेंट्स और जो अपीलेंट और रिस्पोंडेंट्स हैं उनका नाम और उनकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ होना चाहिए।
रिलीफ ग्रांटेड टू एपेलेंट, जो रिलीफ ग्रांट किया गया है एपेलेंट को या फिर कोई जो और ऑर्डर पास किया गया है अपील के अंदर, ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। और इस अपील के अंदर अगर किसी पार्टी को कॉस्ट अवार्ड किए गए हैं तो अमाउंट ऑफ कॉस्ट भी मौजूद होनी चाहिए, और इस डिक्री के ऊपर साइन मौजूद होना चाहिए तमाम जजेस का, और डेट मौजूद होनी चाहिए। और वो जज जिसका इस डिसीजन से इख्तिलाफ है तो ज़रूरी नहीं है कि डिक्री के ऊपर उसके सिग्नेचर मौजूद हों। रूल 36 क्या है कि जो जजमेंट और डिक्री है एपेलेट कोर्ट की, इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं पार्टीज़ को दी जाएंगी जब पार्टीज़ इसके लिए अप्लाई करेंगी। रूल नंबर 37 क्या कहता है कि इस जजमेंट और डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी लोअर कोर्ट में भी भेजी जाएगी, और लोअर कोर्ट क्या करेगा, उसके पास उस सूट से रेलेवेंट जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मौजूद होगा उसके साथ वो इस सर्टिफाइड कॉपी को भी फाइल करेगा, और जो लोअर कोर्ट का सिविल सूट का जो रजिस्टर है उसके अंदर भी वो इस जजमेंट की एंट्री करेगा। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।